दोस्तों ये है वीडियो नंबर 11 और आज हम कर रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एसएससी जेईई 2018 में ये पूछी गई थी। जितने भी थर्मोडायनामिक्स के सवाल हैं मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, इन एन आइसोथर्मल एटमोस्फेयर द प्रेशर। आइसोथर्मल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो हमें पता है जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कहते हैं। तो बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन है PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी से हम चलेंगे। तो ये तो सबके लिए है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको हटा दीजिए, इसका मतलब हो जाएगी ये PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली इक्वेशन से बनती है। और हमें पता है कि आइसोथर्मल जो है बॉयल्स लॉ के द्वारा गवर्न होती है, हमें ये भी पता है। तो आगे बढ़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगी P इक्वल टू C/V। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे देना है, तो उसके लिए कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी P, प्रोपोर्शन का साइन हमने दिया और 1/V। आगे यदि हम बढ़े तो यहाँ पे हमें कोई भी वॉल्यूम वाली ऑप्शन दिख नहीं रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी डेंसिटी वाली इक्वेशन से। कैसे करेंगे? डेंसिटी इक्वल टू होती है मास बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम की फॉर्मूला हो जाएगी मास बाई, यहाँ पे देखिए मास बाई डेंसिटी। यहाँ से आप यदि करें तो ये हो जाएगी 1/वॉल्यूम। यदि हम रिवर्स कर दें 1/V निकाले तो ये हो जाएगी डेंसिटी बाई मास, क्योंकि इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें 1/V चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया। अब यहाँ पे हो जाएगी P इक्वल टू, ध्यान से देखें तो 1/V के जगह में पुट कर सकते हो ρ/m। तो यहाँ पे हमने कर दिया ρ/m। यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि वेरीज इन द सेम वे एज द डेंसिटी। आई होप आप समझ रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछ दे कि डेंसिटी वाला ऑप्शन ना देके मास वाला यदि ऑप्शन दे, तो ध्यान रखेंगे कि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। मतलब रिवर्स वाली ऑप्शन यदि कोई मिले कि वेरीज इन द इन्वर्सली एज द डेंसिटी सॉरी मास, तो वो वाली ऑप्शन सही होगी। हालांकि इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। द प्रोसेस इज एडियाबेटिक इफ द वैल्यू ऑफ n इन द इक्वेशन इज। अब हमें पता है कि एडियाबेटिक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें होती है डेल Q इक्वल टू 0, मतलब हीट जिसमें बिल्कुल भी न लेना है ना देना है, उसे हम कहते हैं हीट, उसे हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि PV, देखिए एडियाबेटिक की जो फॉर्मूला होती है PV पर पावर गामा इक्वल टू होती है कांस्टेंट। ध्यान से रखेंगे ये। और यहाँ पे n के जगह में क्या होना चाहिए, गामा होना चाहिए। तो इसका मतलब n इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए गामा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गामा। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलेंगे। क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। देखिए क्लॉसियस और केल्विन जो प्लांक स्टेटमेंट है हमें पता है सेकंड लॉ का है। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी, टू पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो केल्विन प्लांक है वो हीट इंजन के लिए है, हीट इंजन के लिए। और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो हीट पंप के लिए है। हीट पंप का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर वगैरह। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम चलेंगे। विच ऑफ द रिलेशन रिप्रेजेंट द इरिवर्सिबल एंड पॉसिबल प्रोसेस। इसमें कौन सी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, पॉसिबल है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी। कैसे आया देखिए, यहाँ पे dQ/T होगा, सब में dQ/T हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे हुआ देखिए, क्लॉसियस इनइक्वालिटी जो है, क्लॉसियस ने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि एक क्लोज सिस्टम है, कोई भी एक क्लोज सिस्टम है जिसमें साइक्लिक प्रोसेस हो रही है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वहीं यदि पहुंच जाए प्रोसेस, ठीक है, रिस्टोर हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हो गई साइक्लिक। तो एक क्लोज सिस्टम में यदि साइक्लिक प्रोसेस होती है तो क्या होती है कि जो साइक्लिक इंटीग्रल होती है, मतलब डेल Q/T की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है 0 के से लेस देन जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, और डेल Q/T इक्वल टू 0 होती है इंटीग्रल जब ये रिवर्सिबल साइकिल हो। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था वो था इरिवर्सिबल पॉसिबल के लिए, तो इसलिए सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। आप देख लीजिए यहाँ पे इरिवर्सिबल के लिए लेस देन 0 वाली सही है। अगला सवाल की ओर चलेंगे। इफ द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज 0, मतलब हीट रिजेक्ट कर रहे हो वो 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू व्हेन नेट वर्क इज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब, वर्क एफिशिएंसी इज 0। यहाँ पे ध्यान रखेंगे एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या होती है, एफिशिएंसी की फॉर्मूला होती है आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट ये फॉर्मूला होती है जनरली। और आउटपुट के जगह में वर्क होता है, हमें पता है वर्क डन, और इनपुट के जगह में हीट आप जितना दे रहे हो, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब।
अब एफिशिएंसी 100% मतलब 100% का मतलब 100/100 मतलब ये हो गई 1। इसका मतलब है ये हो जाएगी वर्क इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। क्या हो जाएगी? हीट एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे सही आंसर देखिए, वेट व्हेन नेट वर्क इज इक्वल टू द हीट ऑफ, ये भी सही है। हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम वन हीट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हीट सिर्फ एक्सेप्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो नहीं रही है। इसका मतलब है कि हीट जो एक्सचेंज हो रही है सिर्फ एक रिजर्वायर से हो रही है। उसके बाद ये भी सही है, ऑप्शन सी इट वायलेट्स केल्विन प्लैंक कांस्टेंट स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करती है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि केल्विन प्लैंक क्या है। केल्विन प्लैंक कहता है कि कम से कम 2 रिजर्वायर जो है वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगला यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल, फॉर द सेम हीट एडेड एंड द सेम कंप्रेशन रेशियो, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। जब ऑटो साइकिल हम पढ़ेंगे तब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन मिला प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने बता दिया। तो सही आंसर है ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। ठीक है, ऑटो साइकिल जो होता है वो पेट्रोल इंजन का होता है। पेट्रोल इंजन के लिए यह सवाल पूछा गया था जेएसएससी जेईई 2014 में। तो पेट्रोल साइकिल के लिए जो है ऑटो साइकिल, और डीजल साइकिल जो है होती है वो डीजल इंजन के लिए होती है। अगला सवाल, Which equation defines the enthalpy of a system? Enthalpy का मतलब होता है टोटल हीट। क्या होता है? टोटल हीट। अब यहाँ पे टोटल हीट मतलब कि डेल क्यू जो होती है हीट चेंज। अब यहाँ पे विच इक्वेशन डिफाइंस द इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, तो सही आंसर है डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। और डेल डब्ल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? तो ये लिख सकते हैं पी डी वी इंटीग्रेशन। वर्क डन का मतलब पी डी वी इंटीग्रेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल, कॉकरन बॉयलर इज अ, बॉयलर जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको, हालांकि बता दें कॉकरन बॉयलर एक होती है वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर। तो सही आंसर ऑप्शन डी। अब वर्टिकल बॉयलर का मतलब सिंपल सा है, कोई बॉयलर यदि वर्टिकली खड़ी हो, जैसे यहाँ पे दिख रही है ये वर्टिकली है, तो वर्टिकल तो हमें समझ में आया। फायर ट्यूब का मतलब क्या है? यदि ट्यूब के अंदर फायर हो, ट्यूब के अंदर आग जल रही है, ठीक है, और चारों तरफ पानी है, तो ऐसे बॉयलर को हम लोग बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। और यदि ट्यूब के अंदर पानी हो और चारों तरफ आग जल रही हो तो इसे कहते हैं वाटर ट्यूब। मतलब फायर ट्यूब का मतलब फायर जो है ट्यूब के अंदर है, इतना आप समझिए। तो ये है फायर ट्यूब बॉयलर। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ट्यूब के अंदर आपको फायर दिखेगी, ये जो ट्यूब है ट्यूब के अंदर आपको फायर दिख रही है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू गे-लिशक लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। गे-लिशक ने क्या कहा था? कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी थी। आई होप आपको याद होगा। तो पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब होगा तो उसको हटा दीजिए, तो ये हो जाएगी पी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं पी, यदि आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी सी टी। और हमें पता है कि जब हमें कांस्टेंट हटाना होता है तो एक प्रोपोर्शन का साइन देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे बोल रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वेरीज डायरेक्टली एट द टेम्परेचर, तो सही आंसर होगा टेम्परेचर। बट कब होगा ये? हमें पता है कि गे-लिशक लॉ जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करती है। कैसे काम करती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम हमने हटाया ना, तो गे-लिशक हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करती है, मैंने बताया भी था। तो इसको आप याद रखेंगे, इसका मतलब सही आंसर ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। अगला सवाल, प्रोविजन ऑफ फिन्स ऑन अ गिवन हीट ट्रांसफर सरफेस विल बी मोर इफ देयर आर। फिन्स क्या होती है? देखिए बाइक में आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, इसको हम लोग फिन्स कहते हैं। ये क्या करता है ना कि हीट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, हीट को ट्रांसफर करता है। जितना ज्यादा एरिया होगा, न्यूटन हीट्स ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जितना ज्यादा एरिया होगा कूल उतनी जल्दी होगी। एक काम करिए, आपके पास कप है, उसमें आपका चाय रखा हुआ है, ठीक है, एक काम करिए आप प्लेट के अंदर उसको प्लेट में ऐसे करके डाल दीजिए, वो जल्दी ठंडी होगी, क्योंकि जो कप है कप में एरिया कम है, और उसने आपने क्या किया कि प्लेट में आपने उसको बिल्कुल फैला दिया, तो एरिया उसकी हो गई ज्यादा। तो एरिया ज्यादा तो कूलिंग जल्दी होगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो वही काम करते हैं यहाँ पे भी, एरिया इसको बढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ पे फिन्स बनाए जाते हैं, फिन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिन्स बोलते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं ये फिन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, उनकी जो आंसर की है एसएससी जेईई की तरफ से, बिल्कुल गलत आंसर दी गई थी उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही लिखा था, मगर ये ऑप्शन सी नहीं होगा, बल्कि ये होगा लार्ज नंबर ऑफ थीन फिन्स। तो सही आंसर ऑप्शन डी, ये फिन्स जो है वो थीन होने चाहिए। ठीक है, तभी हीट आराम से डिसिपेट हो सकता है, मतलब हीट आराम से एटमॉस्फेयर में जा सकती है। ठीक है, तो फिन जो है वो थीन होनी चाहिए, और लार्ज नंबर, जितना नंबर ज्यादा होगा उतनी एरिया बढ़ेगी।
ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। अगला सवाल, एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज वन इन विच, एडियाबेटिक कैसी होती है प्रोसेस जिसमें डेल क्यू इक्वल टू जीरो, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगी, पहली चीज। तो नो हीट एंटर्स और लीव्स द गैस, ये सही है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंज, हाँ टेम्परेचर तो चेंज होती है। अगला, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द मैकेनिकल वर्क डन, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब कि डी यू वो वर्क डन के बराबर होती है, ये कहा जा रहा है कि क्या ये सही है? बिल्कुल, हमें पता है कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें पता है कि डेल क्यू इक्वल टू हो गई जीरो, ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जो है वो चेंज होती नहीं है। तो ये हो गई जीरो, तो ये हो गया डी यू इक्वल टू डी यू प्लस इतना, तो ये हो जाएगी डी यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, आप बोल सकते हो कि इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। तो ये भी सही है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, चारों सही है। अगला सवाल है, द प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम विच परमिट द ट्रांसफर ऑफ मास टू एंड फ्रो द सिस्टम, इसको हम लोग फ्लो सिस्टम, फ्लो प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, जिसमें मास आराम से बाहर जा सकता हो। अगला सवाल, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, देखिए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होती है, हम उस पर चलेंगे तो इसकी वर्क डन जो होती है जीरो होती है, याद रखेंगे। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में हमेशा याद रखेंगे कि ये डेल क्यू जो होती है वो क्या होती है, उस पर हम चलेंगे आगे, तब आपको समझाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर क्या होती है। वर्क डन की बात करें तो जीरो हो गई, ठीक है, और डी यू की हम बात करें तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए पहले फ्री एक्सपेंशन को आप समझिए ध्यान से। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता क्या है? फ्री एक्सपेंशन कुछ इस तरह का डायग्राम मैंने दिखाया, देखिए एक गैस है, गैस को आप वैक्यूम में ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब एक्सपेंड कर रहे हो, जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इरिवर्सिबल ये प्रोसेस है, आप ध्यान रखेंगे ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते, और नॉन फ्लो प्रोसेस है। अब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जो है वो अलाउ होती है जब वैक्यूम चेंबर में जो है कोई गैस एक्सपेंड कर रही है और एक ऑरिफिस के थ्रू कर रही है लार्ज डायमेंशन का। देखिए दो प्रोसेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्री एक्सपेंशन और दूसरी होती है थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग, ठीक है। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है? देखिए जो थ्रोटलिंग होती है उसमें जो पास होती है ना गैस, वो माइन्यूट डायमेंशन से होती है, मतलब एकदम छोटी सी डायमेंशन होगी ओरिफिस की। मगर इसमें क्या होगा कि लार्ज डायमेंशन की होगी, मतलब होल जिससे ये पास हो रही है वो लार्ज डायमेंशन की होगी। ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। दोनों में ही प्रेशर का ड्रॉप होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, और कुछ चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, और इसे जूल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। अगली चीज, टेम्परेचर इसमें होता है रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। और प्रेशर में होता है ड्रॉप, जैसा कि मैंने कहा, और वर्क डन जो होता है वो होता है जीरो, और हीट भी इसमें कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, मतलब डेल क्यू भी होती है जीरो, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी जो है वो भी कोई चेंज नहीं होती है, मतलब डी यू वो भी होती है यहाँ पे कांस्टेंट। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होती है? तो थ्रोटलिंग जो है वो इसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है जिसमें कांस्टेंट होती है इंथैल्पी, इंथैल्पी इसमें होती है कांस्टेंट, याद रखेंगे। तो यहाँ पे रिवर्सिबल एंड कांस्टेंट इंथैल्पी नहीं है, ये इरिवर्सिबल होती है और इसेंथैल्पिक होती है, मतलब कांस्टेंट इंथैल्पी होती है थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस में मैंने कहा कि इसमें होता यह है कि एक छोटी सी डायमेंशन से ये निकलती है, ठीक है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस थोड़ा सा याद रखेंगे। इसका एग्जांपल मैं बता दूं, मान लीजिए एक पाइप है इस तरह से, और बीच में आपने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया, मान लीजिए इसमें आपने टैप ही लगा दिया, ठीक है, और छोटी सी गैप यदि इसमें है, इससे यदि गैस एक्सपेंड कर रही है तो ये हो जाती है थ्रोटलिंग प्रोसेस। इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे, मैं बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे अगला सवाल, थ्रोटलिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच अ परफेक्ट गैस इज एक्सपेंडेड थ्रू ओरिफिस और माइन्यूट डायमेंशन, मैंने लिखा दिया है। चलिए अगला सवाल, थ्रोटलिंग प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, थ्रोटलिंग प्रोसेस को हम लोग कांस्टेंट एंथैल्पी या इसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। अगला सवाल है, if the value of n equal to 0 in equation p1 equal to then the process is called, देखिए ये हमें पता है pv पर पावर n इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो n इक्वल टू जब 0 होगा तो ये हो जाएगी इतना ऐसा, और किसी के पावर 0 हो तो वो होती है 1, तो p इक्वल टू हो जाएगी कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगला सवाल, एक्सपेंशन रेशियो इज द रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो की मैंने फॉर्मूला बताई थी, ठीक है, क्या होती है v2/v1 होती है, मतलब यहाँ पे v2/v1 किस पे डिपेंड करेगा, तो वॉल्यूम एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन बाय वॉल्यूम एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेंशन, ये फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो मतलब v2/v1, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल, इफ द वैल्यू ऑफ n इन्फिनिटी इन, देखिए n की वैल्यू यदि आप इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी आप रख देंगे तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी इनडिटर्मिनेट, ठीक है,
मतलब बहुत ज़्यादा, इसका मतलब वॉल्यूम हो जाएगी कांस्टेंट, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द एरिया अंडर टेम्परेचर इंट्रोपी ऑफ एन, देखिए टेम्परेचर इंट्रोपी, टी लीजिए इधर, इंट्रोपी लीजिए इधर, दोनों के बीच जो कोई भी कर्व यदि बनेगा तो इसमें जो एरिया आता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हीट एब्जॉर्ब या हीट रिजेक्टेड, दोनों ही निकाल सकते हैं आप इससे। तो सही आंसर ऑप्शन सी, हीट रिजेक्टेड और आइदर ए और बी। अगला सवाल, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज नो चेंज, ये भी सही है। ऑप्शन बी, डेल क्यू इक्वल टू, हाँ ये भी देखिए, डेल क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है, और डी यू की फॉर्मूला होती है एम सी वी डेल टी, ठीक है, और प्लस डेल डब्ल्यू कर दीजिए, तो यहाँ पे डेल क्यू हो गया। तो यहाँ पे डेल टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया जीरो प्लस डेल डब्ल्यू, तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो गई, डेल डब्ल्यू के बराबर हो गई, तो ये भी सही है। देयर इज नो चेंज इन इंटर एनर्जी, हमने देखा कि इंटर एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जीरो है, तो इसका मतलब ये सही आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या है, तो ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस, नन फ्लो। केल्विन प्लांक जो है वो डील करता है किसमें, तो कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क, सही आंसर ऑप्शन सी।